यहाँ पर अगर हो रहा है, जंगली जानवरों का ही नुकसान अगर है, कल को एक दिन ऐसा आएगा कि सारे गाँव वाले ज़मीन बेच जाएँगे। How long we will keep doing these conventional cropping, and we live sleepless nights guarding our crops and all that, and by the end of the day, it is the biodiversity which becomes a culprit. And we all know the importance of biodiversity and wilderness, which is mentioned in our religious books, which is mentioned in our constitution. It is our duty to protect it, but somehow we come in conflict with that and we are not able to resolve it. क्या करना है, एक औरत पे हमला कर दिया 2-4 दिन पहले। उसके बाद हमने सुरक्षा के लिए बल्ब लगा दिया था वहाँ पर, ताकि रात में दिखाई पड़ जाए कुछ, और अपनी सुरक्षा के लिए लगाया था। अचानक ही उसके दूसरे दिन रात में वो हाथी आ गया। गेहूँ के खेत में पानी लगा हुआ था, उनने हाथी बल्ब पकड़ा, और बल्ब पकड़ने के बाद उनने नीचे से पानी चला हुआ था, वो हाथ से पकड़ा और करने लग गया और वो मर गया। खतरा तो रात दिन का बना हुआ है। अब ये लगा लो, आपको मैं बताऊं, ये 100 रुपये, 190 रुपये वो डीजल का ला रहा हूँ, और डीजल ला करके लंप हुए उजाले में टाइम काट रहा हूँ। इतना डर के टाइम काट रहा हूँ, बस या तो भगवान को पता हुआ, मेरी आत्मा को पता है मैं किस तरह से यहाँ टाइम काट रहा हूँ। मचान में बैठने के बाद भी नहीं बच पाएगी उतनी, जितना हमें मतलब बाहर ओपन खेत में बैठना पड़ेगा आग जला के, और पूरी रात जागना पड़ेगा, तभी बच पाएगी पूरी। उसके बाद भी आते हैं जानवर, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बार बार देखना पड़ता है टॉर्च से, तब जाके वो अगर दिख गए तो भगाना पड़ता है। 1 घंटा हम सो नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर जहाँ से गेहूँ जम गया, इतना सा हो गया, 1 इंच या मतलब 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच का करीब गेहूँ हो गया, तो हम सो नहीं सकते, कि वो मतलब घुस ही जाता है। जरा सा अगर थोड़ा सो जाओ तो वो खेत में घुस ही जाता है, खाई देता है फसल को, नुकसान कर देता है। हो गया, चीतल हो गया, जड़ाव हो गया, नीलगाय, मोर, सुअर। फायदा पहले से था, अब तो नहीं है, अब तो नुकसान ही नुकसान है। दिन में लेबरी करनी है और रात को चौकीदारी, फुल नाइट तो नहीं हो सकती ना। जैसे 12-1-2 बजे तक तो करते हैं, उसके बाद बस जहाँ बंदा सोया वहाँ आके चट कर दिया। Biodiversity conservation is for the whole country. The whole country needs oxygen, the whole country needs tiger, the whole country needs potable drinking water, the whole country needs to sequester the carbon and all that. Unfortunately, the price for all that is being paid by the poor farmer who has his crop field just next to the forest, which is raided by the wild ungulates, and he's not even paid compensation on time, and he has to run from pillar to post to get his compensation and all that. और इतनी बाढ़ तोड़ गए, वहां से बाढ़ टूटी पड़ी है, देखो उसको भी गिरा गए हो। अब तो बर्बाद हो गांव में, बच्चों के लिए तक भी नहीं बचा हुआ, भीख मांगना पड़ेगा। दूसरे को घर में खाने के लिए जा रहा हूँ मैं। खाद भी देने पड़ती है, जुताई भी करवानी पड़ती है, बीज भी बचाना है, सब कुछ है। बिल्कुल ही नहीं रहा, गया हाथी के पेट में, जो गया हाथी का पेट में गया। इकट्ठे करे हुए धानों को जहाँ पे भी दिन भर ढोलें और शाम को इकट्ठा करें शाम तक, तो शाम को हाथी आके खा जाए। हाथी यहाँ पे आने के बाद हाथी ने ऐसे करके मतलब पूरा तोड़ फोड़ कर दिया ऐसा। Compensation which is coming very late. Second thing is the amount which they compensate. That is a separate issue. But the getting a late compensation
was the major problem, which is like increasing the angers of the forest local people. So on one hand they are getting their crop damage, on the other hand they are not getting compensation. So this is leading to no comeback situation. That is basically generating anger towards the wildlife, which is not a good thing. 4 बजे करीब शेर आया, उसने गाय को कुत्ता बांधा था, हमने कुत्ता भूख रहा था मगर हम बाहर नहीं आ पाए। अब भूखते रहते हैं कुत्ते, जानवर आते रहते हैं। तो जब सुबह उजाला हो गए तो देखना तो यहाँ गाय भी नहीं है, यहाँ खून था। वो गए तो घिसट गए, यहाँ ये जंगल में ले गए। सुबह वो खड़ा उठा, पानी रह गया चूल्हे में, मिल सोजी चाय बनाया होगा, वो चाहा कुछ नहीं लाया। नहीं खड़ा उठा, वहाँ अंदर देखा पानी चूल्हे में, बाहर आया, उनको कहीं चले गया होगा, उनको कोई पता नहीं। 2 दिन हो गया मेरे को इधर उधर ज़्यादा था, वो मेरे को वहीं चले गया होगा। तीसरे दिन मिली लाश। I'm a mechanical engineer by profession, and while I was completing my engineering, we saw this problem since we were having discussion with a lot of farmers. So to solve that problem, we came up with an idea of building a smart scarecrow. Animal intrusion detection and repellent system. That's how we came up with the idea of Aniders. We made this device which is animal friendly and farmer friendly. So it's for both wildlife and farmers. It has a solar panel on top, and it has dry cell battery which is capable of powering the device for 3 days without sunlight. And there are 2 passive heat sensors in front of the device which are sensing the motion of animal, and whenever it sees any motion of warm-blooded animal, it raises an alarm that is combination of light and sound. There are very few chances that the animals would get habituated to it easily, because we have a feature of getting generated unique light and sound patterns every time there is an intrusion. We wanted open corridors for animals to move from one place to another place. So eliminating physical barrier was our primary objective. So if you put up a fence or if you build a wall, their corridors get cut and they have no place to cross. So in case of Aniders, there is no physical boundary, there is no physical fence. You just have a virtual fence that you can cross easily. If there is no crop in the season, then why do you need to install a barrier? You can always put it off and the elephants or the other animals can easily cross it. The way we have been thinking about linking the highways to make things easier for the business and for the growth, why can't we think about connecting the biodiversity? Is it not possible that we give them an alternative? Instead of doing the conventional cropping, which is in the form of wheat or paddy or whatever, which they've been doing for ages and all that, why can't we do something called ecosystem farming?
we make corridors. We connect the two biological command areas through a strip of land where people don't grow any crop. They just leave it for nature. Let the natural rootstock recover back, and I'm sure it will recover back in the next 25-30 years. In this strip of land, we should be allowed to build a cottages from where we should be given loan by the government and some subsidy on this loan. And that would be the real model of ecological tourism, where people give their lands back to the forest